ना केवल उस नीडल से बल्कि उस प्लास्टिक वाले पार्ट से भी, सिरिंज वाले पार्ट से भी अगर आपने वो चेंज नहीं किया तो आपको एचआईवी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। दो लड़कियां आपस में लेस्बियन सेक्स भी कर रही हैं, उससे भी एक दूसरे को वो एचआईवी ट्रांसमिट कर सकती हैं। जब भी आप लोग शुगर चेक कराने के लिए जाते हैं, आज ओरल सेक्स के जरिए भी आपको एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है। सर हम ये सोचते हैं कि योनि के अंदर लिंग के प्रवेश से ही या सीमन से ही आपको एचआईवी वायरस ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एनल सेक्स से भी आपको एचआईवी वायरस ट्रांसफर हो सकता है एंड इट इज 10 टाइम्स मोर डेंजरस। टैटू बनवाने से ना सिर्फ एचआईवी बल्कि और तरह की भी ब्लड बॉर्न डिजीजेस जितनी भी हैं वो टैटू बनवाने से आपके अंदर ट्रांसमिट हो सकती हैं। किस करने से, डेंटल इंस्ट्रूमेंट से और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी आपको एचआईवी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। छींटा, चाहे वो वीर्य हो, चाहे वो खून हो या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर एचआईवी वायरस लाइव है, मिक्स्ड है, आपकी आंख में गिर जाए। अगर आप इन्फेक्टेड एचआईवी पेशेंट को ओपन माउथ किस करते हैं और आपके अंदर भी अगर आपकी लड़ाई है किसी से जिससे आपका रिलेशन है, तो ध्यान दीजिए कि वो आपको किसी तरह का इंजेक्शन तो नहीं लगा रहा है, कोई नीडल तो नहीं लगा रहा है। एक्सीडेंट विक्टिम को अगर आप मदद करने के लिए ले जा रहे हैं, कोई खून पे लथपथ पड़ा है सड़क पर और आप उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, ऐसे में अगर उसका ब्लड, अगर वो एचआईवी पॉजिटिव है, आपके कट्स, सोर्स या अल्सर्स में लग जाता है जो आपकी बॉडी पर प्रेजेंट है, ऐसे केस में भी एचआईवी का ट्रांसमिशन देखा गया है। लेजर से, ब्लेड से, अगर आप कहीं पर बाल कटवाने जा रहे हैं, शेव बनवाने जा रहे हैं, आजकल बच्चों के अंदर पियर्सिंग का बहुत शौक चल रहा है, चाहे वो बेली बटन हो, निप्पल पियर्सिंग हो, ईयर और नोज जो कान नाक बिंदवाने वाले के शौक होते हैं, या क्लाइटोरल पियर्सिंग हो, इन केसेस के अंदर भी केवल नवजात शिशु को ही एक एचआईवी पॉजिटिव महिला से ब्रेस्ट फीड के जरिए एक बच्चे को एड्स हो सकता है, ना कि किसी बड़े व्यक्ति को। जिन लोगों के एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उनको ना केवल एचआईवी बल्कि और तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेशन बनाया है, अनसेफ रिलेशन, जिसका आपको पता ही नहीं है एचआईवी स्टेटस है कि नहीं, या आपको किसी की सुई चुभ गई है, या आपको डर है कि कहीं यार मेरे को ऐसा शक है, अगर सेक्स करते हुए कॉन्डोम आपका ब्रेक हो गया है, सीमन आपके अंदर एंटर कर गया है, 2 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर अंदर, और वो 28 दिन का कोर्स आप ले लेते हैं, तो आपके अंदर एचआईवी या एड्स होने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर निल हो जाएगा। एचआईवी की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और जैसा ही नाम बता रहा है कि ह्यूमंस में इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करने वाला ये वायरस रहता है। और सेकंड टर्म्स आपने बहुत सुनी होगी, वो है एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सेकंड टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसकी मतलब होती है एक्वायर्ड, जिसे एक्वायर किया गया और उसने हमारे इम्यून सिस्टम को इतना डेफिशिएंट बना दिया कि उससे हमें सिंड्रोम हो गई। जब किसी व्यक्ति को एक ही तरह की बीमारी हो या उसके लक्षण हो तो उसे डिजीज कहा जाता है, और जब किसी व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां एक साथ घेर लेती हैं तो ग्रुप ऑफ डिजीजेज इज कॉल्ड सिंड्रोम, और वही एचआईवी ग्रसित व्यक्ति के साथ होता है। जैसे ही एक व्यक्ति के अंदर एचआईवी वायरस एंटर करता है तो 8 या 10 साल, जो काफ़ी एक जो एज या गैप पीरियड है, वो अलग अलग पर्सन में, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग हो सकता है। 2 से 10 साल के भीतर उसका इम्यून सिस्टम इतना डेफिशिएंट हो जाता है कि उसे कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, और उस मोमेंट पर एक पेशेंट को कहा जाता है कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। कैमरामैन में कहूँगा कि वो घुमाते भी रहें, टीचर्स की तरफ भी दिखाते रहें एज ऑडियंस की, ऑडियंस कौन बैठा है यहाँ पर। तो ये हमने डिफरेंस जाना एचआईवी और एड्स के बीच में। इससे ये पता लगता है कि एक एड्स से ग्रसित व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति एड्स से ग्रसित है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर सिम्टम्स अभी सिंड्रोम के आए हैं या नहीं। अब कौन कौन से वो फ्लूइड्स हैं, एक व्यक्ति के शरीर के द्रव्य हैं जिसके अंदर बिल्कुल डायरेक्ट तौर पर एचआईवी वायरस प्रेजेंट हो सकता है। नंबर 1 ब्लड, हम सभी को पता है खून के अंदर डायरेक्ट तौर पर एचआईवी का वायरस प्रेजेंट हो सकता है। सीमन, वीर्य के अंदर डायरेक्ट तौर से एचआईवी का वायरस प्रेजेंट हो सकता है। वीर्य से पहले निकलने वाले फ्लूइड, प्रीसेमिनल फ्लूइड के अंदर डायरेक्टली तौर पर एचआईवी वायरस प्रेजेंट हो सकता है। वेजाइनल फ्लूइड के अंदर डायरेक्टली तौर पर एचआईवी वायरस प्रेजेंट हो सकता है। रेक्टम और एनल फ्लूइड के अंदर डायरेक्टली तौर पर वायरस प्रेजेंट हो सकता है। और साथ में मां का दूध, ब्रेस्ट फीड जो करती है मदर्स, उनके मिल्क के अंदर भी डायरेक्टली तौर पर एचआईवी का वायरस प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन हमारे मल, मूत्र, उल्टी, पसीना, आंसू, इनके अंदर एचआईवी का वायरस डायरेक्टली तौर पर प्रेजेंट नहीं हो सकता, बशर्ते कि इनके अंदर एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन का खून मिक्स ना हो। अब आइए जानते हैं कि कैसे कैसे आपको एचआईवी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। अब तक आपने जो सुना होगा उससे अलग आपको जानकारी यहां से सुनने को मिलेगी। एचआईवी का वायरस बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि 100 to 120 नैनोमीटर्स, यानी 100 गुना में 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा, हमारा जो रेड ब्लड सेल सुना है आपने, आरबीसी,
रेड ब्लड सेल से भी 1,00,000 गुना छोटा इसका साइज HIV वायरस का होता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना आसान होगा इसका हमारी बॉडी में एंटर करना, और कैसे ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है आइए जानते हैं। नंबर 1, अनसेफ वेजाइनल सेक्स। अगर आपने किसी तरह की सेफ्टी या प्रोटेक्शन के बिना वेजाइनल सेक्स कर लिया है किसी के साथ तो आपको HIV वायरस ट्रांसफर हो सकता है। अनसेफ एनल सेक्स, अक्सर हम ये सोचते हैं कि योनि के अंदर लिंग के प्रवेश से ही या सीमन से ही आपको HIV वायरस ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एनल सेक्स से भी आपको HIV वायरस ट्रांसफर हो सकता है। एंड इट इज 10 टाइम्स मोर डेंजरस, क्योंकि जो हमारे एनस की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो 10 गुना ज्यादा पतली होती है वेजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो एनल सेक्स के टाइम पे अगर आपने प्रोटेक्शन यूज की तो उससे भी आपको HIV वायरस ट्रांसफर हो सकता है। हमारे इस समय विश्व में जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस और सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशंस चल रही हैं वो आज के मॉडर्न टाइम के कारण अलग अलग बदल गई हैं। आपने सुना होगा LGBT, स्ट्रेट, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, कॉशनिंग, इंटरसेक्सुअल, एसेक्सुअल, और साथ में और जो प्लस जो इसके आगे लगा होता है, इतनी तरह की सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशंस एंड ओरिएंटेशंस हमारी सोसाइटी में हो रही हैं या चल रही हैं। और आपको ये जानना इसलिए जरूरी कि अगर दो लड़कियां आपस में लेस्बियन सेक्स भी कर रही हैं उससे भी एक दूसरे को वो HIV ट्रांसमिट कर सकती हैं, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेजाइनल फ्लूइड के अंदर भी HIV वायरस डायरेक्टली तौर पर प्रेजेंट हो सकता है, एंड सेक्स ऑफ मेल विद मेल भी आपको HIV वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि आपको सुई चुभने से HIV वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, और ये आपने कब ध्यान रखना है, जब भी आप लोग शुगर चेक कराने के लिए जाते हैं। आजकल हम में से सबको शुगर रहती है, किसी ना किसी बुजुर्गों को शुगर रहती है, तो जो ये डॉक्टर्स होते हैं, झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, ये अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए कि 10-20 रुपए में शुगर चेक हो जाती है, तो ये सुई चेंज नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि उससे एक ही सुई से हम सबका ब्लड शुगर टेस्ट कर देते हैं या एक छोटी सी खून की बूंदी तो निकालनी है, लेकिन वो नीडल प्रिक भी आपको HIV ट्रांसफर कर सकता है। और आपने अक्सर सुना होगा कि जो सिरिंज है, सिरिंज के आगे की जो नीडल होती है उससे ही आपको HIV वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। नो, ये एक मिसकंसेप्शन है। ना केवल उस नीडल से बल्कि उस प्लास्टिक वाले पार्ट से भी, सिरिंज वाले पार्ट से भी अगर आपने वो चेंज नहीं किया तो आपको HIV वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा कई बार आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो ब्लड कई बार प्लास्टिक वाली सिरिंज में भी सक आउट हो जाता है, जिसके कारण अगर आपने नीडल चेंज कर भी ली, दूसरी नीडल लगा ली और वही सिरिंज यूज कर लिया, तो वो ब्लड दूसरे वाले हेल्दी पेशेंट के अंदर एंटर कर सकता है। ओरल सेक्स के जरिए भी आपको HIV ट्रांसमिट हो सकता है। किन किन केसेस में? अगर जो ओरल सेक्स परफॉर्म कर रहा है उसके मुंह के अंदर छाले हैं, सोर्स हैं, अल्सर्स हैं, या फिर किसी को पहले से ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसमें गोनोरिया, सिफिलिस या इस तरह की बीमारियां उसको हैं, तो इस केस में ओरल सेक्स से भी कई केसेस देखने को मिले जिससे आपको HIV ट्रांसमिट हो सकता है। टैटू बनवाने से, जो लोग टैटू बनवाते हैं, आजकल यंगस्टर्स आप देख रहे होंगे स्कूल में बच्चे या लड़कियां जो है वो टैटू बनवा लेती हैं और वो अनप्रोफेशनल लोगों से टैटू बनवा लेते हैं। तो टैटू बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो ये कि जो नीडल यूज करते हैं टैटू बनाने वाले, वो आपकी स्किन की एपिडर्मिस को छेदते हुए, भेदते हुए उस स्किन के नीचे उस इंक को डिपॉजिट करते हैं, जिससे अगर किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति को किसी ने हाल फिलहाल में टैटू बनाया है और वो किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर भी वही नीडल यूज करके टैटू बनाएगा, तो देयर आर चांसेस दैट द HIV वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन कैन बी ट्रांसमिटेड टू दैट हेल्दी पर्सन। और ना सिर्फ HIV बल्कि और तरह की भी ब्लड बॉर्न डिजीजेज जितनी भी हैं वो टैटू बनवाने से आपके अंदर ट्रांसमिट हो सकती हैं। आजकल बच्चों के अंदर पियर्सिंग का बहुत शौक चल रहा है, चाहे वो बेली बटन हो, निप्पल पियर्सिंग हो, ईयर और नोज जो कान नाक बिंदवाने वाले के शौक होते हैं, या क्लाइटोरल पियर्सिंग हो। इन केसेस के अंदर भी क्योंकि डायरेक्टली जो नीडल है आपकी एपिडर्मिस या कार्टिलेज को पियर्स करते हुए आपके ब्लड या बॉडी फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में आती है, उन केसेस में भी अक्सर देखा गया है कि देयर आर चांसेस दैट द HIV वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू दी हेल्दी पर्सन। किस करने से, क्लोज्ड माउथ किसिंग करने से, अगर किसी को हम चीक्स पर किस करते हैं उससे HIV ट्रांसमिट नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम ओपन माउथ किस कर रहे हैं जिसके अंदर सलाइवा का एक्सचेंज हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, ब्लीडिंग गम्स की समस्या बहुत ज्यादा है, अल्सर्स की, सोर्स की बहुत ज्यादा समस्या है, तो अगर किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के ब्लीडिंग गम्स हैं और उसका ब्लड सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा है, वैसे तो सलाइवा के अंदर नेचुरल एक एंजाइम होता है जिसे लाइसोजाइम बोलते हैं, जो उसे नेचुरल तौर पर जो बैक्टीरिया वायरस है उन्हें किल करने का काम करता है, लेकिन अगर ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, उस केस में अगर आप इन्फेक्टेड HIV पेशेंट को ओपन माउथ किस करते हैं और आपके अंदर भी सोर्स है, कट्स हैं या अल्सर्स हैं आपके माउथ में, तो देयर आर चांसेस दैट HIV वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि किन किन कारणों से एड्स नहीं फैलता, तो आप पाएंगे कि उसमें क्लोज्ड माउथ किसिंग लिखा हुआ होता है कि इससे एड्स नहीं फैलता, बिकॉज देयर आर केसेस की ओपन माउथ किसिंग से आपको एड्स हो सकता है। अगर किसी HIV लॉडेड फ्लूइड का छींटा
चाहे वो वीर्य हो, चाहे वो खून हो, या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर एचआईवी वायरस लाइव है, मिक्स्ड है, आपकी आंख में गिर जाए, उससे भी आपको एचआईवी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि हमारी आंख की झिल्ली कंजक्टाइवा इतनी परमिएबल होती है कि जरा सी कोई इंफेक्शन होते ही आंख आप देखिए लाल हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे खून उतर आया है। तो उस कैपिलरीज में से भी वो 1,00,000 गुना छोटा, रेड ब्लड सेल से छोटा जो वायरस होता है, हमारी कैपिलरीज के माध्यम से हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। और जैसे ही इस वायरस को कोई ब्लड का सेल मिलता है, हमारी बॉडी में टी सेल्स मिलते हैं, उनको ये लपक लेता है और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। और इससे ना केवल आपको एचआईवी बल्कि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी वायरस भी ट्रांसमिट हो सकता है। और ना केवल ब्लड बल्कि वीर्य का छींटा भी अगर आपकी आंख में गिर जाए तो देयर आर चांसेस दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड। इसीलिए सर्जन्स को ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप किसी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट की सर्जरी कर रहे हो तो आपको आंखों पर एक स्पेशल तरह के गूगल्स पहनने की सलाह दी जाती है कि उसका छींटा आपकी आंख में सर्जरी के टाइम पे ना गिर जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग पैसे बचाने के चक्कर में किसी महंगे डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं कि 30 रुपए में दांत निकल रहा है तो 400 रुपए देने की क्या जरूरत है, हम 30 वाले डेंटल सर्जन के पास चले जाते हैं। डेंटल इंस्ट्रूमेंट से और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी आपको एचआईवी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि देखा गया है कि ये जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ये आमतौर पर आपके काले पीले का और एड्स का टेस्ट नहीं करते हैं और ना ही उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक तरीके से, मैं कह रहा हूं ठीक तरीके से स्टरलाइज करते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। एक बच्चे से उसके होने वाली एक माँ से उसके होने वाले बच्चे को भी एचआईवी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ट्रांसमिट भी हो सकता है, वो लेबर के टाइम पे ट्रांसमिट हो सकता है, वो डिलीवरी के टाइम भी ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि एचआईवी वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर टू बेबी एंटर कर सकता है। लेबर के टाइम पे जो एक मदर के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं यूट्रस की, उस टाइम पर भी वो एचआईवी वायरस आपकी बेबी के अंदर एंटर कर सकता है। और डिलीवरी के टाइम पर अगर सही तरीके से उसको सर्जिकल प्रोसीजर को कंट्रोल नहीं किया गया तो बच्चे और माँ के खून का मिक्सचर होने की वजह से भी उसके अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एचआईवी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और वो एआरटी पर नहीं है, उसके दूध के अंदर वायरल लोड है और वो माँ एचआईवी पॉजिटिव है, तो उस बच्चे को वो दूध पीने से एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, अगर वही दूध किसी एडल्ट को पिला दिया जाए, केवल नवजात शिशु को ही एक एचआईवी पॉजिटिव महिला से ब्रेस्ट फीड के जरिए एक बच्चे को एड्स हो सकता है, ना कि किसी बड़े व्यक्ति को। उसका कारण ये कि जो दूध का अमाउंट है वो बड़े व्यक्ति के लिए बहुत कम होता है और साथ में जो बड़े व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है बड़े होने के कारण, मैच्योरिटी के कारण। इसलिए केवल बच्चे को ही ब्रेस्ट फीड के जरिए एचआईवी का वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। आज आप देख रहे हैं कि समाज के अंदर क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेक्शुअल अब्यूज़, चाहे वो किसी भी तरह का सेक्शुअल बिहेवियर लड़कियों के साथ बढ़ रहा है, तो सेक्सुअल अब्यूज की विक्टिम्स जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर भी एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि एक्यूज्ड जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आपको नहीं पता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव था या नहीं। किसी किसी केस में किसी को चक मारने से, ह्यूमन बाइट से भी एचआईवी एड्स का वायरस ट्रांसमिट होना पाया गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अगर आप कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं, मान लीजिए आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट हो गया भगवान ना करे आपका, और कहा कि जी आपको खून चढ़ा देते हैं, भले ही उस खून को बहुत अच्छे प्रक्रिया से जांचा जाता है, जो डोनर होता है उसके खून को जांचा जाता है कि एंटीबॉडी तो नहीं है इसके अंदर कोई जो एड्स के अगेंस्ट बननी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि जो एंटीबॉडी जांची जाती है उस डोनर के ब्लड की, वो रैपिड टेस्ट से जानी जाती है, जिसमें कई बार 40 दिन या 50 दिन भी लग जाते हैं एंटीबॉडी अपीयर होने के कारण। तो ऐसे में अगर उस डोनर के ब्लड के अंदर एचआईवी वायरस है और वो अनस्क्रीन रह गया, उस केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए में भी एक हेल्दी पर्सन में जो एचआईवी का वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। और साथ में क्राइम, आजकल आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से बदला लेने की भावना जो है लड़के लड़कियों में बढ़ गई है। आप अखबारों में खबरें पाएंगे। सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर आपकी लड़ाई है किसी से जिससे आपका रिलेशन है, तो ध्यान दीजिए कि वो आपको किसी तरह का इंजेक्शन तो नहीं लगा रहा है, कोई नीडल तो नहीं लगा रहा है, कहीं आपको एडमिट करके उस एडमिट वाली में अपना कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा रहा है। कई बार लोग क्या करते हैं, बदला लेने के लिए एचआईवी पॉजिटिव कर देते हैं लड़के लड़कियों को कि इससे बदला लूंगा, अपनी वाइफ से बदला लेने के लिए उसको एचआईवी पॉजिटिव कर देते हैं, अपने हस्बैंड को एचआईवी पॉजिटिव करने के लिए, बदला लेने के लिए ऐसा कर देते हैं। जो लोग शराब पीते हैं वो रिस्क फैक्टर पर होते हैं एचआईवी ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि शराब, अल्कोहल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है। ऐसे में व्यक्ति को होश ही नहीं रहता कि वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कितने लोगों से बना रहा है, कहाँ कहाँ बना रहा है, प्रोटेक्शन यूज कर रहा है नहीं। तो जो लोग शराब पीते हैं उनके अंदर रिस्क फैक्टर है दैट दे कैन बी इन फ्यूचर एचआईवी पॉजिटिव। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ना केवल शराब बल्कि जो अफीम, चरस, गांजा, ऑफिन, मॉर्फियोइड ड्रग्स लेते हैं, उनके अंदर भी रिस्क फैक्टर देखा गया है कि एचआईवी ज़्यादा फैलने की संभावना रहती है। जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल समाज में चलन चल रहा है प्री मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन ये देखा गया है रिसर्च में कि जिन लोगों के एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उनको ना केवल एचआईवी बल्कि और तरह की
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकती है रेजर से, ब्लेड से। अगर आप कहीं पर बाल कटवाने जा रहे हैं, शेव बनवाने जा रहे हैं और उस रेजर या ब्लेड को चेंज नहीं किया गया, वैसे तो HIV वायरस हवा के अंदर बहुत कम देर तक जीवित रहता है, लेकिन क्या आप रिस्क लेंगे क्या? अगर मैं कहूं कि ये ब्लेड जो है वो यूज किया था एक HIV पेशेंट के ऊपर, लेकिन हवा में सुखा दिया है, आप तेरे को ऊपर यूज कर दूं, करवा लेंगे आप उससे शेव? नहीं। तो ऐसे में आपको नहीं पता कि उसके अंदर लाइव वायरस प्रेजेंट हो सकता है। तो अवॉइड दीज काइंड ऑफ रेजर ब्लेड्स दैट आर अनस्टरलाइज्ड और यूज्ड। अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसमें क्लेमाइडियोसिस, हर्पीज या सिफिलिस या गोनोरिया, उन केसेस में भी HIV ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंट विक्टिम को अगर आप मदद करने के लिए ले जा रहे हैं, कोई खून पे लथपथ पड़ा है सड़क पर और आप उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, ऐसे में अगर उसका ब्लड, अगर वो HIV पॉजिटिव है, आपके कट्स, सोर्स या अल्सर्स में लग जाता है जो आपकी बॉडी पर प्रेजेंट है, ऐसे केस में भी HIV का ट्रांसमिशन देखा गया है। इसीलिए जब कभी भी आप आगे अपने जिंदगी में किसी की हेल्प करें तो हाथ पर या रुमाल बांध लें अगर आपकी बॉडी पर कहीं कट लगा हुआ है, ताकि आपको नहीं पता है कि वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नहीं जिसकी आप एक्सीडेंट में मदद कर रहे हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना? जी। तो अब हैं जी, तो अब क्या लक्षण दिखेंगे कि ठीक है जी HIV का वायरस आपके अंदर एंटर हो गया, तो व्हाट विल बी द सिम्टम्स इन योर ह्यूमन बॉडी दैट विल बी देयर when an HIV virus enters your body? There are two types of symptoms basically, acute symptoms and chronic symptoms. कई बार तो asymptomatic ही चला जाता है। अगर आपको एड्स का वायरस एंटर भी हो गया तो कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, वो asymptomatic फेज होता है और सीधा आपको 10 साल बाद ही पता लगता है, या एक्सीडेंटली अगर आपका कोई HIV टेस्ट करा दे तभी पता लगता है अरे मैं HIV पॉजिटिव हूँ, कैसे हुआ, कैसे लगा, किससे हुआ। लेकिन कई बार सिम्टम्स दिख भी जाते हैं। क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? फ्लू लाइक सिम्टम्स, आपको सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। स्नीजिंग होगी, नाक बहने लगेगी, खांसी होगा, गला दर्द होने लगेगा, कफ होगी, सोर थ्रोट होगा, सिर दर्द होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, रात को उठेंगे पसीना आपको पूरा, आप बॉडी आपकी पसीने से तर होगी, आपको डायरिया, दस्त लग सकते हैं, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, आपको अगर कहीं पे स्वॉलन लग रहा है ना, टॉन्सिलाइटिस हो गई, अचानक से टॉन्सिल बढ़ गया मेरा, यहाँ बगल में ना टॉन्सिल्स बढ़ गए, मेरे लिम्फ नोड्स बढ़ गई, तो स्वॉलन लिम्फ नोड्स आपको देखने को मिलेंगे। बुखार आपको आएगा, आपकी बॉडी पर रेड कलर के एक पिक्यूलियर रैशेस देखने को मिलेंगे, लाल रंग के निशान, पूरी बॉडी में थकावट देखने को मिलेगी, चिल्स जिसमें आपको ठंड जैसे मलेरिया में लगती है ऐसे होंगे, या फिर मुंह के अंदर अल्सर्स या पूरी बॉडी के अंदर दर्द, बदन दर्द आपको रहेगा। अब कैसे पता लगाएगा डॉक्टर जब आप जाएंगे कि आपको HIV है या नहीं, वेदर यू आर HIV पॉजिटिव और नॉट? इसमें 3 तरीके हैं जिसमें 2 तरीकों के 2 सैंपल्स का क्या सोर्स है ये मायने रखता है। 3 तरीके हैं और 2 तरीकों का सैंपल सोर्स क्या है ये डिपेंड करता है कि कितने दिनों में आपका रिजल्ट्स वो शो कर देगा। ध्यान से सुनेगा। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है। अगर आपकी उंगली से प्रिक करके आपका सैंपल लिया गया है HIV को टेस्ट करने के लिए, तो 18 दिन से 50 दिन का टाइम लग सकता है आपके अंदर HIV डिटेक्ट होने का। अगर आपकी वेन से सैंपल लिया गया है, कई बार आप कहते हैं ना कि यार शुगर यहाँ से मत कराओ, यहाँ से कराओ, यहाँ वाली ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अगर आपका वेन से सैंपल लिया गया है तो 18 दिन से 45 दिन के अंदर अंदर आपका वो एंटीबॉडी एंटीजन डिटेक्ट हो सकता है। और जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है वो अगर फिंगर से और वेन से लिया जाए वो 23 दिन से 90 दिन के अंदर बता सकता है कि आपके अंदर HIV वायरस प्रेजेंट है कि नहीं। और थर्ड टेस्ट होता है जिसे हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं NAT, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जो सीधा आपके ब्लड के अंदर उन न्यूक्लिक एसिड्स को डिटेक्ट करता है जो आपको 10 दिन से 33 दिन के अंदर अंदर बता सकता है कि आपके अंदर HIV का वायरस प्रेजेंट है या नहीं। तो फास्टेस्ट टेस्ट टू डायग्नोस HIV वायरस इन योर बॉडी इज न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। पहली बात तो एड्स के 3 तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, 4 तरह के होते हैं लेकिन चौथा फेस अभी ट्रायल में चल रहा है। 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। नंबर 1, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अगर किसी व्यक्ति को अभी एड्स नहीं है, HIV नहीं है, लेकिन उसे होने की संभावना है। कैसे? अगर कोई लड़की सेक्स वर्कर हो, कोई लड़का सेक्स वर्कर हो, प्रोस्टिट्यूट हो, उसके अंदर एड्स होने की संभावना है। अगर कोई नर्स किसी HIV पीड़ित व्यक्ति की सेवा कर रही है, उसके अंदर HIV होने की संभावना है। एक डॉक्टर है जिसने सारा दिन सर्जरीज ही HIV पॉजिटिव पेशेंट की करनी है, उसके अंदर HIV होने की संभावना है। किसी का हस्बैंड ही HIV पॉजिटिव है, किसी की वाइफ ही HIV पॉजिटिव है, उसके अंदर HIV होने की संभावना है। तो ऐसे केसेस में प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नाम का ट्रीटमेंट होता है, जिसे आप जब खाते हैं उस दवाई को तो आपके अंदर अगर वायरस एंटर कर भी जाए तो भी आपके अंदर वो मल्टीप्लाई नहीं करता और आपको एड्स नहीं होगा। दूसरा ट्रीटमेंट प्लान होता है हमारे पास पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस।
अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेशन बनाया है, अनसेफ रिलेशन, जिसका आपको पता ही नहीं है एचआईवी स्टेटस है कि नहीं, आजकल लोगों को पता ही नहीं हमारा एचआईवी स्टेटस है कि नहीं, ऐसे ही फिजिकल रिलेशन बन रहे हैं और अनसेफ फिजिकल रिलेशन बन रहे हैं, या आपको किसी की सुई चुभ गई है, या आपको डर है कि कहीं यार मेरे को ऐसा शक है यार, मैं उससे बनवा तो आया, दाढ़ी जो कटिंग करवा तो आया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को एचआईवी ना हो गया हो, या फिर आपको टैटू बनवाया है आप कहीं से गलती से, अगर आपको लगता है आपकी प्रोटेक्शन ब्रेक हो गई है, अगर सेक्स करते हुए कॉन्डोम आपका ब्रेक हो गया है, सीमन आपके अंदर एंटर कर गया है, तो ना केवल आपको प्रेगनेंसी बल्कि एक्सीडेंटली एचआईवी वायरस भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। ऐसे केसेस में आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले सकते हैं 2 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर अंदर। जैसे ही आपको उस प्रोसेस का पता लग गया, अगर 2 घंटे से के 72 घंटे के अंदर अंदर उस प्रोसेस के आप वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुरू कर देते हैं और वो 28 दिन का कोर्स आप ले लेते हैं, तो आपके अंदर एचआईवी या एड्स होने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर निल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी कि सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आप एचआईवी पॉजिटिव हो चुके हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ART शुरू कर सकते हैं, जिसे एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बोला जाता है। और रिट्रोवायरल थेरेपी इसलिए, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इसलिए क्योंकि ये रिट्रोवायरस है, एचआईवी इज अ रिट्रोवायरस। तो ART सेंटर में जाकर आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर सकते हैं, और वो इतनी सेफ है कि डेली अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपका वायरल लोड 0 हो जाता है। वो वायरस को मल्टीप्लाई करने से रोकता है, लेकिन लेटेंट अवस्था में वो वायरस आपकी बॉडी में रहता है। जैसे ही आप उस दवाई को छोड़ते हैं, रोकते हैं, तुरंत वो वायरस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। कई केसेस में 6 महीने के अंदर अंदर वायरल लोड बिल्कुल 0 होता हुआ देखा गया है, लेकिन उनको भी ART कंटिन्यू करनी होती है। और चौथा जो ट्रीटमेंट फेज चल रहा है अभी, वो ट्रायल फेज में चल रहा है, जिससे 3 लोगों को अब तक पूरी दुनिया में एचआईवी से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया, एचआईवी उनका क्योर कर दिया गया। लेकिन उन केसेस में उनको एचआईवी के साथ साथ ल्यूकीमिया भी था, ब्लड कैंसर भी था, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिससे उनकी जीन थेरेपी करके पूरे ब्लड को प्योरीफाई कर दिया, एक किस्म से जीन थेरेपी करके, और उनका एचआईवी पूरे से ठीक कर दिया। अब हम सरकारी अस्पताल में क्या करते हैं? मेरे अंडर बेसिकली 5 वर्टिकल डिपार्टमेंट्स एंड 2 हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट्स आते हैं। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकल इलनेसेस को ट्रीट करते हैं। नंबर 2 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, जिसके अंदर हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है। कोई व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, डोडा, केटामिन, एम्फेटामिन, कोकीन, हीरोइन, LSD, लेसर्जिक एसिड, डाइथैलामीन या टीकों का नशा लगाता है, उसका इलाज हम स्टेट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में करते हैं। 3rd मेरे अंडर डिपार्टमेंट आता है टोबैको सेसेशन सेंटर, जिससे हम कोई व्यक्ति अगर तंबाकू का, निकोटीन वाले ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, बीड़ी, चैनी, खैनी, गुटखा, उनका तंबाकू छुड़ाने का काम करते हैं। 4th नंबर पे डिपार्टमेंट आता है ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर। जो लोग टीके से नशा लगाते हैं उनको ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी के तहत ब्यूप्रीन ऑर्फेन टैबलेट जीभ के नीचे रखकर ट्रीट किया जाता है। पहले ये एड्स डिपार्टमेंट के अंदर आता था, ताकि वो एड्स ना फैलाए आगे टीके से नशा करने वाले, लेकिन धीरे धीरे इसको नशा मुक्ति केंद्र में ही इंक्लूड कर लिया गया। और 5th नंबर का डिपार्टमेंट आता है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो सीधा कंट्रोल करता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जहां पर मेरी ट्रेनिंग हुई एम्स न्यू दिल्ली में, और उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट में इसका चार्ज दिया गया। 2 जो मेरे अंडर हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट्स आते हैं वो आते हैं, एक तो यही ICTC, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जहां पर हर व्यक्ति की काउंसलिंग करने के बाद, सोनिया जो हमारी काउंसलर हैं, ये हर व्यक्ति की काउंसलिंग करती हैं। उसके बाद उन व्यक्तियों का एचआईवी टेस्ट किया जाता है, और जो व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको हम ART लेने के लिए एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर पर भेजते हैं, वही हॉस्पिटल के कैंपस में है वो भी, और उनको फ्री में एचआईवी की बीमारी का हम ट्रीटमेंट देते हैं। और सेकेंड जो मेरे अंडर हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम आता है वो आता है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य है कि 2026 तक हमारे भारत को काला पीलिया से मुक्त करना है। जैसे हमने पोलियो से मुक्ति पाने का दावा किया था, वैसे ही 2026 तक हमें HCV को अपने देश से जड़ से मिटाना है। तो ये तो था पूरा लेक्चर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में। आशा करता हूँ कि जो ये लेक्चर है इसमें से आप लोग जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके लिए भी जरूरी है लेक्चर, और बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ली है, ट्राई to communicate to the students in their language in much sophisticated manner, you know it better, and I think that हमारा जो प्रयास है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी ट्रेनिंग हो रही है, क्या फ़ायदा है ट्रेनिंग्स का, डॉक्टर ने बोल के चला गया। 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, उस टाइम पे हमारी मेंटल हेल्थ की OPD जो थी वो 3500 पर एनम थी, एक साल में 3500 पेशेंट्स आते थे। और मेरी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के बाद
आज 2025 में डबल पेशेंट हो गए हैं, 7,000 पर एनम पेशेंट आ रहे हैं और एक साल में 14,000 से ज़्यादा पेशेंटों ने हमारे यहाँ से नशा मुक्ति केंद्र से इलाज लिया है और उसमें से 40% ने नशा छोड़ा है। तो टेक ट्रेनिंग सीरियसली, कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। आपकी जिम्मेवारी, जो गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च रही है आपकी ट्रेनिंग पर, उसको पूरी अच्छे से निभाएं। अगर आपकी वजह से एक पेशेंट, यहाँ पर 148 लोग मौजूद है ना, 148 लोग अगर 148 लोगों की जान बचा लेंगे, आगे हमारे तक पहुंचा देंगे, तो वहीं पर मैं मानता हूं कि डाइट की ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दी प्रिंसिपल एंड इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन एंड आई थिंक दैट सेकंड टॉपिक विल बी कवर्ड टुडे ऑल्सो। तो दूसरा टॉपिक हम थोड़ी देर बाद उसे कवर करेंगे। आई नीड सम रेस्ट, 5 to 10 minutes रेस्ट, एंड देन वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम रिलेशनशिप इश्यूज इन टीनेजर्स एंड एडोलसेंट्स को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। After this